Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है, इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का 13th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल जो है इसको डिटेल से देखेंगे। बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर दो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का मुताला करेंगे। एक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और एक है ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। बच्चों, फर्स्ट 11 लेक्चर्स के अंदर हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को कवर किया। उसके बाद बच्चों 12th लेक्चर के अंदर जो है हमने ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम को स्टार्ट किया, और आज 13th लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल मसल जो है इसके स्ट्रक्चर को तफसील से देखेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर सुनने से पहले आप इससे पिछला लेक्चर जो है उसको लाजमी सुन लें। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स का जो है वो एक कंपैरिजन पढ़ाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको अच्छी तरह से जो है वो देख लेना है। बच्चों, स्केलेटल मसल्स के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स कहा जाता है। इनके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशन जो है वो मौजूद होती हैं। अब बच्चे, जो रेगुलर स्ट्राइएशन है इनसे क्या मुराद है? इनके अंदर एक हिस्सा जो है वो डार्क होता है, एक ब्राइट होता है, एक डार्क होता है, एक ब्राइट होता है। ठीक है बच्चों, इसकी वजह क्या होती है इसको भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको बताया था जो स्केलेटल मसल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। एक सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी बॉडी के वॉलंटरी मसल्स हैं, हम इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ये मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, ये वो सारी बातें थी जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। और साथ ही बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मसल टिश्यू है ये जिन सेल से मिलकर बनता है उनको हम मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स का नाम देते हैं। तो इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, तो आपने इसको याद रखना है कि मसल टिश्यू को जो सेल्स बनाते हैं उनको मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आए हम लेक्चर का जो है बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखें स्लाइड का जो टाइटल है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। बच्चों, इसी टाइटल के नाम से आपकी बुक के अंदर जो है एक बड़ा टॉपिक है, हम उसको भी आगे देखेंगे। बच्चों, जो टाइटल है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। बच्चों, हम स्केलेटल मसल्स का ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया गया है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हाई मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन के ऊपर आप स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लेक्चर सुनने के साथ साथ अपना एक रजिस्टर ओपन करके रखना है। आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस इक्वेशन जो है बच्चों इसको बुक के ऊपर जो है वो लाजमी नोट कर लें। बच्चों, आपने जहन में रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होते हैं? बच्चों, उनके अंदर जो है वो मसल बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मसल बंडल्स होते हैं। मैं आगे आप लोगों को डायग्राम से भी दिखाऊंगा। आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स के लिए बच्चों हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं फैसिकल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फैसिकल्स। तो जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स को हम फैसिकल्स भी कहते हैं। अब बच्चों, जो मसल बंडल्स है ना, इनके अंदर होते हैं मसल फाइबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स को हम एक और नाम भी देते हैं मायो फाइबर्स, जो कि बच्चों असल में जो है मसल सेल्स हैं, जिनको हम आप जुबान में जो है मसल सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स जो है बच्चों उनके अंदर होते हैं मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स, जिनको आप मसल सेल्स कहते हैं। अब बच्चों, जब आप एक मसल सेल या मायो फाइबर को बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? आपको नजर आता है कि उसके अंदर छोटे छोटे से धागे पड़े हुए हैं। इन धागों को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मायोफिब्रिल्स। फिर बच्चों, जब आप उन मायोफिब्रिल्स को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं तो आपको पता ये चलता है कि इन मायोफिब्रिल्स के अंदर मौजूद हैं मायोफिलामेंट्स। क्या मौजूद हैं स्टूडेंट्स? मायोफिलामेंट्स। और ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये भी फिर आपको दो तरह के नजर आते हैं। एक मायोफिलामेंट्स जो हैं वो साइज में मोटे होते हैं और एक मायोफिलामेंट साइज में बारीक होते हैं। तो जो मोटे होते हैं उनको आप थिक फिलामेंट्स कह देते हैं और जो बारीक होते हैं इनको आप थिन फिलामेंट्स कह देते हैं। बच्चों, इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको 12 मरतबा इसको बताऊंगा। तो आपने इसको याद रखना है कि जो स्केलेटल मसल है इसके अंदर मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स को हम फैसिकल्स कहते हैं। मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होते हैं? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारे लेक्चर का इख्तिताम है वो थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स के ऊपर होगा। तो हमने इस सारे जो स्टेप्स हैं इनको देखना है कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। अब बच्चों, इसी चीज को मैंने यहाँ पे जो है वो थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। ये असल में आप लोगों की बुक का जो है वो येलो बॉक्स है, जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि मैं आप लोगों को
ऊपर वाली इक्वेशन के एतबार से जो है वो बेहतर अंदाज से समझा सकूं। यहाँ पे देखें बच्चों, अब ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, ये असल में सारे स्केलेटल मसल की समरी है, सारे स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है ना उसका खुलासा है ये। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको स्केलेटल मसल का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, वो कहते हैं वी कैन समराइज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। बच्चों जो स्केलेटल मसल है इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीजें तरतीब पाती हैं हम उसको इस तरह से जो है इनका खुलासा कर सकते हैं कि एक स्केलेटल मसल जो है वो मसल बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, वो मसल बंडल से मिलकर बनता है। मसल बंडल्स बच्चों आगे ग्रुप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों मसल फाइबर जो है उसके अंदर बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों मायोफिब्रिल जो है वो दो तरह के मायोफिलामेंट से मिलकर बना होता है, एक को हम थिक फिलामेंट कहते हैं और एक को हम थिन फिलामेंट कहते हैं। बच्चों आए अब इसी चीज को जो है मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे जो है वो आपको ये स्केलेटल मसल नजर आ रहा है। अब ये जो स्केलेटल मसल है ये इस हड्डी के साथ अटैच है। आपको पता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक मसल को बोन के साथ जोड़ता है उसे हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्केलेटल मसल है ये टेंडन के जरिए जो है उस हड्डी के साथ अटैच है। ये जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसने इस मसल को हड्डी के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो हम टेंडन का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो स्केलेटल मसल है मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर मौजूद होते हैं मसल बंडल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये आपको जो जितने भी नजर आ रहे हैं सारे के सारे जो हैं वो मसल बंडल्स हैं। अब बच्चों मसल बंडल्स के लिए हम एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फेसिकल्स का। अब बच्चों फेसिकल्स लफ्ज आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने याद रखना है, ये एंटी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जो फेसिकल्स हैं या मसल बंडल्स हैं इनके अंदर होते हैं मसल फाइबर्स या जिन्हें हम मायो फाइबर्स कहते हैं जो कि असल में मसल सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या मौजूद है, मसल फाइबर्स या मायो फाइबर्स मौजूद हैं। अब बच्चों जब आप इसको मजीद मैग्नीफाई करते हैं तो आपको नजर आता है कि मायोफाइबर जो है ये जो मसल फाइबर है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या मौजूद होते हैं बच्चों, मायोफिब्रिल्स, ये उससे भी छोटे धागे। और फिर मायोफिब्रिल्स को बच्चों जब बड़ा किया जाता है तो मालूम क्या होता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक बच्चों साइज में मोटे हैं इनको थिक फिलामेंट कहते हैं और एक साइज में बारीक होते हैं इनको हम थिन फिलामेंट्स का नाम देते हैं। तो बच्चों जो तरतीब है ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो उसकी यहाँ तक अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों जो जो चीजें मैं हम पढ़ते जाएंगे हम उसको जो है वो कट करते जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए तरतीब जो है ये याद रहे। बच्चों देखें स्केलेटल मसल्स के हवाले से मैं आपका सारा इंट्रोडक्शन जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया वो तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैंने उसके ऊपर जो है वो लाइन लगा दी है। अब बच्चों हमने पढ़ना है मसल बंडल्स को जिसको हम फैसिकल्स कहते हैं। इसके हवाले से हमारी बुक के अंदर जो है वो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, हम उसको जो है वो जल्दी से रीड कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम आगे मसल फाइबर्स के ऊपर और फिर फर्दर आगे जो है वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं। बच्चों देखिए मसल बंडल के हवाले से हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। बच्चों स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स होते हैं, अब स्केलेटल मसल के सेल्स को हम किसका नाम देते हैं, मायोफाइबर्स का या फिर मसल फाइबर्स का। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लिखता है जो स्केलेटल मसल के सेल्स हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स कहते हैं बच्चों आर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, ये बंडल्स की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको हम मसल बंडल या फिर फेसिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपने फेसिकल्स नोट कर लेना है कि मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है, फेसिकल है। ठीक है, उसके स्पेलिंग भी आपने देख लेने हैं। विच आर इनक्लोज्ड बाय, बच्चों अब ये जो मसल बंडल है ना इसको इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, किसके जरिए बच्चों, कोलेजन फाइबर्स के जरिए एंड कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। ठीक है, अब बच्चों कोलेजन फाइबर्स जो हैं आपको पता है ये आप जो है कार्टिलेज के अंदर भी आपने इन्हें पढ़ा, उसके बाद बच्चों आपने इन्हें जो है वो बोन के अंदर भी पढ़ा। बच्चों ये असल में कोलेजन जो है एक प्रोटीन होती है और एक फाइब्रियस प्रोटीन है। तो कोलेजन प्रोटीन के बच्चों जो रेशे होते हैं जो धागे होते हैं उनको हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो मसल बंडल्स हैं ये लिपटे हुए होते हैं किस चीज से, बच्चों ये लिपटे हुए होते हैं कोलेजन फाइबर्स से और कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया मसल बंडल्स को जो है वो हम फैसिकल्स भी कहते हैं, आपने इस चीज को जो है वो नोट कर लेना है। अब बच्चों यहाँ पे जो है ना ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना एंटी टेस्ट में जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज बता देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें ये चीज जो है ये आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। मैं फिर बता रहा हूँ आगे जब यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की आप तैयारी करेंगे बच्चों ये बाकी प्रोविंसेस की बुक के अंदर जो है ये चीजें लिखी हुई हैं, आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। अब बच्चों यहाँ पे ना ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एक कनेक्टिव टिश्यू वो होता है बच्चों जो कि पूरे स्केलेटल मसल के बाहर मौजूद होता है। फिर बच्चों एक कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो कि मसल बंडल के बाहर मौजूद होता है। और बच्चों एक कनेक्टिव टिश्यू वो है जो कि मायोफाइबर या मसल फाइबर के बाहर होता है। ठीक है, अब इन तीनों के अलग अलग नाम है, ये जो नाम है ना ये कंफ्यूज करते हैं और इनके नाम ही एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। बस ये तीन नाम है अपने याद रखने हैं। सबसे पहले है एपिमाइसियम, उसके बाद है पैरीमाइसियम और उसके बाद है एंडोमाइसियम।
एपिमाइसियम बच्चों सारे के सारे मसल को सराउंड करता है। अब देखिए पूरे का पूरा स्केलेटल मसल है, इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा उसको हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम कहते हैं। ठीक है, एपिमाइसियम बच्चों क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, पेरीमाइसियम भी कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोमाइसियम भी कनेक्टिव टिश्यू है। वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को ओवरऑल सराउंड कर रहा होगा, इसको हम नाम देंगे एपिमाइसियम का। उसके बाद बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि अलग अलग फेसिकल्स को या अलग अलग मसल बंडल्स को सराउंड करेगा, उसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम। किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स, पेरीमाइसियम का। और बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि हर मसल फाइबर को अलग अलग सराउंड करेगा, उसको बच्चों हम नाम देंगे एंडोमाइसियम का। तो आपने तरतीब याद रखनी है, एपिमाइसियम पूरे मसल को जो है वो इनक्लोज करता है, जबकि बच्चों जो पेरीमाइसियम है ये एक मसल बंडल को इनक्लोज करता है, जबकि जो एंडोमाइसियम है वो एक मसल फाइबर या मायोफाइबर को इनक्लोज करता है। तो बच्चों ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपिमाइसियम है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे एक जो स्केलेटल मसल को जो है, एक स्केलेटल मसल के जो सेल को इनक्लोज करेगा वो एंडोमाइसियम, और बच्चों यहाँ पे देखें जो पूरे के पूरे मसल बंडल को इनक्लोज करेगा उसे हम पेरीमाइसियम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों जो कनेक्टिव टिश्यू है असल में यहाँ पे वो बात कर रहा है मसल बंडल्स के जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो है वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, पेरीमाइसियम की बात कर रहा है। लेकिन आपने एपिमाइसियम भी याद रखना है और एंडोमाइसियम भी याद रखना है। आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। जो नीचे वाली स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है ना, आप लोगों ने इसको जो है वो लाजमी बुक के ऊपर जो है या नोट कॉपी के ऊपर जो है आपने इसको जो है वो नोट कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए टेंडन्स के हवाले से उसने लिखा हुआ है, वो कहते हैं एट द एंड्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के जो किनारे होते हैं वहां पे ये जो कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों ये आपस में मिलकर टेंडन्स बनाते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है। जैसे आगे उसने लिखा भी हुआ है विच अटैच मसल टू बोन्स, जो कि मसल को हड्डी के साथ कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों मैंने आप लोगों को ये डायग्राम जो है मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि तरतीब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। मसल बंडल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स जिनको हम मायोफाइबर्स का नाम भी देते हैं। मायोफाइबर्स के अंदर बच्चों होते हैं मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये तरतीब बच्चों आपने किसी सूरत नहीं भूलनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब इस इक्वेशन को मैं आपके सामने फिर लेके आ रहा हूँ। स्केलेटल मसल्स के अंदर थे मसल बंडल्स जिनको हम फेसिकल्स कह रहे थे। मसल बंडल्स के अंदर थे मसल फाइबर्स जिनको हम मायोफाइबर्स भी कहते हैं। मायोफाइबर्स के अंदर है मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स के अंदर है बच्चों मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स आगे दो तरह के हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। बच्चों मैं इस लाइन को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे स्केलेटल मसल की समरी है। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए स्केलेटल मसल को हमने डिस्कस कर लिया, हमने फेसिकल या मसल बंडल्स को भी डिस्कस कर लिया, मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब बच्चों बारी है हमारे पास मसल फाइबर्स की जिनको हम मायोफाइबर्स का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है मसल फाइबर या मायोफाइबर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मसल फाइबर या मायोफाइबर के हवाले से आपने याद रखना है कि ये असल में एक सेल है। ठीक है, जब भी मसल फाइबर या मायोफाइबर का नाम दिया जाएगा तो ये असल में क्या है बच्चों, एक सेल है। और किसका सेल है ये बच्चों, ये स्केलेटल मसल का सेल है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने लगे। अब देखिए ईच स्केलेटल मसल सेल, हर स्केलेटल मसल का सेल जिसको आप मसल फाइबर या मायोफाइबर कहते हैं बच्चों, ये क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है और दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड से मुराद है कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होते हैं, इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का नाम देते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है सार्कोलिमा, एक है सार्कोप्लाज्म और एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों ये बहुत आसान है, आपको पता है कि कोई भी सेल है, एनिमल सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ऐसे ही है उसके अंदर स्टूडेंट साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनालिज भी मौजूद होती हैं और उन ऑर्गेनालिज में से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ऐसे ही है। अब बच्चों जब हम स्केलेटल मसल के सेल की बात करेंगे जिसको आप मसल फाइबर या मायोफाइबर का नाम दे रहे हैं, तो इसके लिए इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को बच्चों हम थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफिक कर देंगे। स्केलेटल मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी बच्चों, इसको हम नाम देंगे सार्कोलिमा का। सार्कोलिमा क्या होती है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, मायोफाइबर की या मसल फाइबर की। उसके बाद बच्चों जो स्केलेटल मसल सेल जिसको आप मसल फाइबर या मायोफाइबर कह रहे हैं, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तीन चीजें हैं, स्केलेटल मसल सेल, मायोफाइबर, मसल फाइबर, तीन चीजें हैं बच्चों, मतलब इनका एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं कई मरतबा जो है वो सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बाकी दो लफ्जों को जहन में रखना है कि स्केलेटल मसल सेल की बात हो, मसल फाइबर की बात हो या मायोफाइबर की बात हो, बात एक ही चीज की हो रही है। तो बच्चों अब ये जो मसल फाइबर है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलिमा कहते हैं।
मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। जबकि बच्चों जो मसल फाइबर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके हवाले से जो है वो हम कई चीजें जो है वो अगले लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, तो भी आपने बच्चों इन चीजों को याद रखना है। यहाँ पे इट इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलिमा। बच्चे जो मसल फाइबर है इसके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सार्कोलिमा कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इस डायग्राम से दिखा रहा हूँ। मुझे ये आपके सामने जो है वो एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। फर्स्ट ये मसल फाइबर है ना, तो उसको यहाँ से उसने ऊपर से काट के दिखाया हुआ है कि अंदर से क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। अब देखें बच्चों, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलिमा का नाम दे रहे हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म है इसको हम सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। उसके बाद बच्चों इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑर्गेनालिस पड़ी हुई हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखिए आपको नजर भी आ रहा है, ये इसके न्यूक्लियाएं हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इसका जो है वो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। उसके बाद बच्चों इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे आपको मायोफिब्रिल नजर आ रहे हैं। और मायोफिब्रिल्स के अंदर बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं असल में मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि जो मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप किसका नाम देते हैं? सार्कोलिमा का नाम देते हैं। बच्चों ये क्या करती है, ये इस तरह से अंदर की तरफ जो है वो डीप गहराई में जाकर बच्चों एक ट्यूब बनाती है। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? टी ट्यूब्यूल का। इसका जिक्र जो है वो हमारी अगली स्लाइड के अंदर मौजूद है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बच्चों वो कहते हैं सार्कोलिमा पेनिट्रेट्स। बच्चों जो सार्कोलिमा है वो पेनिट्रेट करती है, वो धंसती है डीप इनटू द सेल, सेल के अंदर तक, टू फॉर्म बनाने के लिए होलो, खाली, इलोंगेटेड ट्यूब्स, लंबी ट्यूब्स, ठीक है। बच्चों होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप सार्कोलिमा कह रहे हैं, ये इस तरह से बच्चों अंदर की तरफ जो है वो पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल, ठीक है, डीप इनटू द सेल पेनिट्रेट करती है और क्या बनाती है? होलो, खाली, इलोंगेटेड ट्यूब्स बनाती है। बच्चों इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का। और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स को बच्चों हम टी ट्यूब्यूल्स का नाम भी देते हैं। बच्चों जहन में रखें कि ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं। बच्चों हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। बच्चों फर्ज करें कि ये जो है वो आपके पास मसल फाइबर है और अगर इसके अंदर कोई ट्यूब जो है वो इस तरह से इसकी लेंथ के अलोंग जो है वो मौजूद है, तो बच्चों इस ट्यूब को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ट्यूब है बच्चों ये इसकी चौड़ाई के अंदर मौजूद है, इस तरह से ट्यूब जो है वो मौजूद है यहाँ पर। तो बच्चों अब ये जो ट्यूब है चूंकि बच्चों बच्चों ये इसके क्या है, ये इसकी चौड़ाई के अंदर मौजूद है, तो बच्चों इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल नहीं बल्कि क्या कहेंगे, इसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहेंगे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है कि लेंथ वाइज होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर चौड़ाई के लिहाज से विड्थ में कोई चीज मौजूद होगी तो उसको हम ट्रांसवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो सार्कोलिमा है ये सेल के गहराई तक जो है वो पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट करके क्या बनाती है? होलो, खाली, इलोंगेटेड ट्यूब्स बनाती है जिसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अब बच्चों जो टी ट्यूब्यूल है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड्स तक जो है वो पहुंचता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, पर्पलिश कलर का, ये बच्चों आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लेबल किया हुआ है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये टी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं बच्चों ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड तक बच्चों यहाँ पे अप्रोच करते हैं। अब बच्चों वो पॉइंट जहां पे टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिलते हैं ना, इसको हम ट्राइएड का नाम देते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इससे अगले लेक्चर के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को पढ़ेंगे तो वहां पे जो पॉइंट है ये आपके काम आना है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो टी ट्यूब्यूल है बच्चों ये पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द सेल और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बनाते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो है ये एंड ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जो है वो मौजूद होती है, तो आपने इस पॉइंट जो है इसको भी जहन में रखना है। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, मैंने आपको बताया कि स्केलेटल मसल्स जो हैं इनके अंदर मसल बंडल्स होते हैं। मसल बंडल्स को हम फेसिकल्स का नाम भी देते हैं। मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स या मायोफाइबर्स मौजूद होते हैं। बच्चों इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट्स बच्चों दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। अब बच्चों हमने स्केलेटल मसल्स को पढ़ लिया, हमने मसल बंडल्स और फेसिकल्स को पढ़ लिया, हमने बच्चों मसल फाइबर्स को पढ़ लिया। अब बारी है बच्चों किसकी? मायोफिब्रिल्स की। अब बच्चों मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, आए हम इनके डिटेल देखते हैं।
बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि ईच मसल फाइबर, हर मसल फाइबर के अंदर, हर मसल फाइबर से क्या मुराद है, हर मसल सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, मौजूद होते हैं बंडल ऑफ 4 to 20 इलोंगेटेड, लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे नुमा साख्तों के जो है वो बंडल होते हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, मायो फिब्रिल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको जहन में रखना है कि हर मसल फाइबर के अंदर 4 से लेकर 20 तक लंबे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स का एक बंडल होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, मायो फिब्रिल्स का नाम देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बच्चों ये जो है एक मसल फाइबर है, और मसल फाइबर के बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे बच्चों ये जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं बच्चों, इनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। इनकी जो तादाद है बच्चों वो 4 से लेकर 20 तक जो है वो मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें हमने जो है मायोफिब्रिल्स को भी डिस्कस कर लिया। अब मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब हमने मायोफिलामेंट्स को जो है वो डिस्कस करना है। अब बच्चों मायोफिलामेंट्स जो है मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, ये थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स। मायोफिब्रिल्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होती हैं, कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, और ये 2 तरह की होती हैं। कुछ का साइज जो है वो थिक होता है और कुछ का साइज थिन होता है। तो जिनका साइज थिक होता है उनको हम थिक फिलामेंट्स कह देते हैं, जिनका साइज थिन होता है उनको हम थिन फिलामेंट्स कह देते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, मायोफिलामेंट्स जो हैं वो 2 तरह के फिलामेंट्स से मिलकर बनी हुई हैं, एक को हम थिक फिलामेंट्स कह रहे हैं और एक को हम थिन फिलामेंट्स कह रहे हैं। बच्चों ये जो थिक फिलामेंट्स है ना, ये एक प्रोटीन से मिलकर बनती हैं जिसको हम नाम देते हैं मायोसिन का। ठीक है, यहाँ पे देखें थिक फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन, जबकि जो थिन फिलामेंट्स हैं बच्चों एक प्रोटीन से मिलकर बनती हैं जिसको हम एक्टिन कहते हैं। जहन में रखें बच्चों, थिन फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन के अलावा 2 प्रोटीन्स और होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है बच्चों, ट्रोपोमायोसिन, और एक प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है, ट्रोपोनिन। अब बच्चों हमारी बुक में यहाँ पे मायोफिलामेंट्स के अंदर जो आपकी बुक का ये वाला टॉपिक है ना मायोफिलामेंट्स का, यहाँ पे बच्चों सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन लेक्चर के आगे बच्चों हम थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स की जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे हम बच्चों बाकायदा इनके डिटेल स्ट्रक्चर को और इनकी डिटेल कंपोजिशन को जो है वो स्टडी भी करेंगे। मैंने बच्चों इसी वजह से यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे हैं जो इस टॉपिक के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन जो इजाफी बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। बच्चों थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन से मिलकर बने होते हैं, जो थिन फिलामेंट्स हैं ये बच्चों एक्टिन से मिलकर बनते हैं, लेकिन एक्टिन के अलावा 2 प्रोटीन्स और होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। एक है ट्रोपोमायोसिन और एक है ट्रोपोनिन। उसके बाद बच्चों जो थिक फिलामेंट्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, डार्क बैंड्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं ए बैंड्स का। और बच्चों जो थिन फिलामेंट्स हैं ये लाइट बैंड्स बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं आई बैंड्स का। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, इस स्लाइड की मदद से मैं आपको इस चीज समझाने लगा हूँ। बच्चों मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि स्ट्राइएशंस क्या होती हैं। बच्चों स्ट्राइएशंस हम कहते हैं बच्चों ऐसी जगह जहां पे जो है वो ऐसी साख जहां पे लकीरें धब्बे जो है वो मौजूद होते हैं, उसको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। अब बच्चों जब हम स्केलेटल मसल्स को देखते हैं ना तो हमें इसके ऊपर जो है वो लाइंस जो है वो नजर आती हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं। बच्चों जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है बच्चों, हमें नजर ये आता है कि इसका एक हिस्सा जो है वो डार्क है, एक हिस्सा ब्राइट है, एक हिस्सा डार्क है, फिर बच्चों एक हिस्सा ब्राइट है, फिर एक हिस्सा डार्क है, फिर एक हिस्सा ब्राइट है। ठीक है, मतलब एक डार्क है एक ब्राइट है। तो बच्चों इस तरह जब हम मुसलसल पैटर्न को देखते हैं ना, ठीक है, तो वो जो डार्क बच्चों जो डार्क हिस्सा है ना वो हमें लाइंस की शक्ल में जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी वजह से ये जो डार्क और ब्राइट पैटर्न है ना बच्चों, असल में यही स्ट्राइएशंस की शक्ल में हमें स्केलेटल मसल के अंदर नजर आ रहा होता है। अब बच्चों ये जो मैंने आपको बताया डार्क हिस्सा है, ये जो लाइट हिस्सा है, ठीक है, जो चमकदार हिस्सा है और जो डार्क हिस्सा है बच्चों, ये किस चीज से मिलकर बनते हैं, यहाँ पे आपने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पे बच्चों स्लाइड के अंदर वो कह रहा है कि जो थिक फिलामेंट्स हैं ये डार्क बैंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो डार्क बैंड्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, वो थिक फिलामेंट्स की वजह से मौजूद होते हैं। ठीक है, और डार्क बैंड्स को हम किसका नाम भी देते हैं, इनको हम ए बैंड्स का नाम भी देते हैं। इसी तरह बच्चों जो लाइट बैंड्स हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं, वो थिन फिलामेंट्स की वजह से होते हैं, इनको हम आई बैंड्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि स्केलेटल मसल के अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब ये है कि इसके अंदर डार्क ब्राइट जो है वो पैटर्न मौजूद होता है। डार्क बच्चों जो पैटर्न है वो क्यों होता है बच्चों, वो होता है थिक फिलामेंट्स की वजह से, और लाइट पैटर्न बच्चों क्यों होता है, वो होता है थिन फिलामेंट्स की वजह से। ठीक है, डार्क बैंड को बच्चों हम नाम देते हैं ए बैंड का और लाइट बैंड को हम नाम देते हैं आई बैंड का। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों जो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला। जो अल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स है ना बच्चों, ठीक है, डार्क का मतलब होता है स्याह और लाइट का मतलब होता है रोशन। ये जो बच्चों बार बार रिपीट होने वाले डार्क और लाइट बैंड्स हैं बच्चों, इनको ये जो है ये स्केलेटल मसल को उसकी स्ट्राइएटेड अपीयरेंस जो है वो देते हैं।
स्ट्राइटेड के लिए बच्चों स्ट्रिप्ड लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वो उसको स्ट्रिप्ड अपीयरेंस या स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो है वो किस वजह से होती है बच्चों, वो इन्हीं डार्क और लाइट बैंड्स की वजह से मौजूद होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। तो बच्चों ये भी आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि हम डार्क बैंड को ए बैंड ही क्यों कहते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड ही क्यों कहते हैं। अब जो इसकी वजह जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, इसकी वजह थोड़ी सी पेचीदा है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई चीजें जो है वो समझ में ना आए, क्योंकि लेक्चर जो है वो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसकी डिटेल में गए। वैसे बहुत डिटेल चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को मुख्तसर वक्त में जो है वो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आई बैंड जो है ना, इसमें जो लफ्ज आई है इसका मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आइसोट्रॉपिक बैंड, तो आपने लिख लेना है कि आई बैंड का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड। और बच्चों जो ए बैंड है ना, इसमें जो लफ्ज ए है इसका मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या होता है बच्चों, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अब जो आइसो का मतलब सेम भी होता है, आपने पढ़ा होगा आइसो किसे कहते हैं, सेम को कहते हैं। जिस तरह आपने केमिस्ट्री के अंदर आइसोटॉप्स पढ़े हुए हैं, आइसो मतलब सेम टॉप पोजीशन को। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों एलिमेंट के ऐसे एटम्स इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है उनका डिफरेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे आइसो का मतलब जो है वो सेम है। अब बच्चों होता क्या है कि आइसोटॉपिक जो है हम इसे क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसके पास जो है वो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो असल में मैं आपको जो है वो यहाँ पे अगर बताऊं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो कि बच्चों इस बात की निशानदेही करती है कि वो रोशनी जो है उसको कितना बेंड करता है, लाइट को जो है वो कितना बेंड करता है। इस चीज की जो निशानदेही करती है ना, जो वैल्यू, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो आई बैंड है, ये जो ब्राइट बैंड है, आई बैंड के अंदर मैंने आपको बताया क्या मौजूद होते हैं बच्चों, इसके अंदर मौजूद होते हैं थिन फिलामेंट्स। क्या मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, थिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों जो थिन फिलामेंट्स है ना बच्चों, इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये तकरीबन सेम होती है। अब बच्चों, अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम होती है, तो जब इससे पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाता है। अब बच्चों पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आप फिजिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अगर आपने इसको समझना है तो आप लोग वैसे जो है वो हम किसी अलग लेक्चर के अंदर इसको देख लेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। बच्चों एक लाइट है, बल्ब की रोशनी है बच्चों, इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती हैं बच्चों, इसको एक फिल्टर से पास किया जाता है जो कि सिर्फ उसको एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो है वो आगे भेजता है। यहाँ पे देखें, इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, लेकिन जब इसको इस फिल्टर से पास किया गया तो सिर्फ इसकी एक ही डायरेक्शन है। अब बच्चों जब इस पोलराइज्ड लाइट को इस सैंपल से पास किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों लाइट बैंड है जहां पर, तो बच्चों लाइट जो है वो यहाँ से गुजर जाती है और यहाँ यहाँ पे आपको लाइट नजर आती है। ठीक है, अब चूंकि बच्चों ये जो हिस्सा है जो कि थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है, यहाँ पे आपको रोशनी नजर आती है। इसी वजह से बच्चों उस हिस्से को जो है, वो जो लाइट बैंड था ना जहां पे आपको रोशनी नजर आती है, उसको आप आई बैंड का नाम दे देते हैं। आई बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उस हिस्से की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी बच्चों वो क्या थी, सेम थी। इसी वजह से वहां से जो लाइट है वो बाकायदा जो है वो गुजर गई है। एन आइसोट्रोपिक बच्चों क्या मतलब होता है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम ना होना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मुख्तलिफ प्लेन्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जमा है, इसकी वैल्यूज जो है बच्चों वो मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखें, ये बच्चों ये डार्क बैंड का सैंपल है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब बच्चों डार्क बैंड में से यहाँ पे होता क्या है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, इसकी डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट होती है। तो बच्चों यहाँ से जब पोलराइज लाइट को पास किया जाता है ना, तो यहाँ पे बच्चों हमें कोई प्रॉपर लाइट जो है वो नजर नहीं आती, लाइट जो है वो इधर उधर जो है वो ब्लॉक हो जाती है, नहीं तो जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ पे हमें लाइट जो है मौजूद नहीं मिलती। तो बच्चों ये जो हिस्सा है ये हमें डार्क नजर आता है, इसी वजह से बच्चों हम इसे डार्क बैंड कहते हैं, क्योंकि इस हिस्से में लाइट मौजूद नहीं होती। और दूसरा बच्चों, ये जो डार्क बैंड है इसको हम किसका नाम भी देते हैं, इसको हम एन आइसोट्रोपिक बैंड का नाम भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं इनके वैल्यूज है वो सेम नहीं होते। तो बच्चों डार्क बैंड को ए बैंड क्यों कहते हैं और लाइट बैंड को आई बैंड क्यों कहते हैं, होपफुली बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अक्सर बच्चों को भूल जाता है कि हमने लाइट बैंड को आई बैंड कहना है या डार्क बैंड को आई बैंड कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आप इससे याद रखें, जो सेकंड लेटर है ना ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखें डार्क के अंदर सेकंड लेटर क्या है, ए, तो ये ए बैंड है। लाइट के अंदर सेकंड लेटर क्या है, आई, तो ये क्या है, आई बैंड है। ठीक है, तो लाइट बैंड को बच्चों हम आई बैंड कहेंगे और डार्क बैंड को हम ए बैंड का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताऊं ना, तो बच्चों अब ये जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है वो स्केलेटल मसल के अंदर क्या मौजूद है, मसल बंडल्स, जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। मसल बंडल्स के अंदर है बच्चों मसल फाइबर्स, जिनको हम मायोफाइबर्स का नाम देते हैं।
बच्चों मायोफाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल्स, बच्चों मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स। अब बच्चों जो मायोफिलामेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स और एक को हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। तो क्या बच्चों उस थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट कैसे होती है आपने इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। बस यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक बच्चों स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल है बच्चों, यहाँ पे आपको डार्क और ब्राइट बैंड जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हिस्सा डार्क होगा उसको हम ए बैंड कहेंगे और जो हिस्सा लाइट होगा उसको हम आई बैंड का नाम देंगे। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर जो है ये जो डार्क और ब्राइट बैंड का पैटर्न नजर आता है ये असल में मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट की वजह से आता है। अब बच्चों होता क्या है, जो डार्क बैंड है ना जिसको आप ए बैंड का नाम दे रहे हैं बच्चों, इसके अंदर मौजूद होते हैं ये थिक फिलामेंट्स। क्या मौजूद होते हैं बच्चों? थिक फिलामेंट्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये थिक फिलामेंट्स हैं बच्चों। थिक फिलामेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था ऊपर कि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? मायोसिन का नाम देते हैं। जबकि बच्चों ये जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं बच्चों रेड कलर के, ये हैं बच्चों थिन फिलामेंट्स जो कि लाइट बैंड के अंदर मौजूद होते हैं। और लाइट बैंड को बच्चों हम किसका नाम देते हैं? इसको हम आई बैंड का नाम देते थे, याद है ना? लाइट बैंड को हम किसका नाम देते थे? आई बैंड का नाम देते थे, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपको नजर आ रहा है ये लाइट बैंड है और इसके अंदर जो है वो थिन फिलामेंट्स मौजूद है। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? थिन फिलामेंट्स मौजूद है। अब बच्चों ये जो थिन फिलामेंट्स है ना ये सारे के सारे लाइट बैंड में, यहाँ पे देखें लाइट बैंड है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइट बैंड है, सारे के सारे लाइट बैंड के अंदर थिन फिलामेंट्स होते हैं। लेकिन बच्चों इसका थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा जो है वो ए बैंड के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। ओवरलैप का मतलब ये है कि उनके ऊपर आता है इस तरह से। इस तरह बच्चों इस साइड पर भी आप देखें तो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक ये सारे का सारा जो है वो क्या है? ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड के अंदर बच्चों ये थिन फिलामेंट्स मौजूद है रेड कलर के, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है ये जो ब्लू कलर के आपको थिक फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं इनसे ओवरलैप करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखना है, इसकी अरेंजमेंट ज़हन में रखनी है कि जो थिक फिलामेंट्स हैं वो सारे के सारे डार्क बैंड के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि बच्चों थिन फिलामेंट्स जो हैं वो लाइट बैंड के अंदर होते हैं और उनका कुछ हिस्सा जो है वो डार्क बैंड में मौजूद थिक फिलामेंट्स के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, अपनी वीडियो को यहाँ से 2-3 मरतबा रिपीट करके दोबारा सुनना है और इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे जो है वो आपको काम भी आएगी। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना है। सबसे पहले बच्चों जी लाइन, जी लाइन क्या होती है? देखिए द थिन एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू प्रोटीन डिस्क्स कॉल्ड जी लाइंस। अब बच्चों यहाँ पे देखें जो आपको इतना सा हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये जो आपको बच्चों इतना सा हिस्सा नजर आ रहा है वी शेप का, अब बच्चों इसे कहते हैं प्रोटीन डिस्क। अब बच्चों ये प्रोटीन डिस्क क्या करती है? इस साइड पर बच्चों ये जो थिन फिलामेंट आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला थिन फिलामेंट और इस वाले थिन फिलामेंट को आपस में बच्चों क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है, अटैच करके रखती है, जोड़ के रखती है। ये बच्चों ये प्रोटीन डिस्क जो कि दो थिन फिलामेंट को आपस में क्या कर रही है? यहाँ पे बाइंड कर रही है, अटैच करके रख रही है, जोड़ के रख रही है। ये बच्चों जितनी भी प्रोटीन डिस्क है ना ये सारी आपस में मिलकर एक लाइन बनाती हैं। इस लाइन को बच्चों हम नाम देते हैं जी लाइन। किसका नाम देते हैं बच्चों? जी लाइन का नाम देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जी लाइन बच्चों ऐसी लाइन है जो कि प्रोटीन डिस्क के मिलने से बनती है। और ये प्रोटीन डिस्क क्या करती है बच्चों? यहाँ पर ये जो लाइट बैंड है ये बच्चों इस लाइट बैंड के अंदर ये जो आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहा है और ये वाला थिन फिलामेंट नजर आ रहा है, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब भी प्रोटीन डिस्क आपस में मिलेंगे तो मिलकर जो है वो जी लाइन बना देंगे। जी लाइन के हवाले से आपने याद रखना है जो जी लाइन है ये आई बैंड के या लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब बच्चों जब आपके सामने जी लाइन का लफ्ज आएगा तो आपने क्या चीजें ध्यान में रखनी है? जी लाइन बच्चों ऐसी लाइन है जो कि लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होती है। एक जी लाइन बच्चों ऐसी लाइन है जो कि प्रोटीन डिस्क के मिलने से बनती है। अब वो प्रोटीन डिस्क क्या करती हैं बच्चों? वो प्रोटीन डिस्क जो हैं वो थिन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों इसी लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ। द थिन एक्टिन फिलामेंट्स बच्चों, जो थिन एक्टिन फिलामेंट्स है बच्चों, थिन के आगे उसने एक्टिन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन है। हालांकि मैंने आपको बताया कि थिन फिलामेंट्स के अंदर दो प्रोटीन्स और हैं, एक का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन और एक का नाम क्या है? ट्रोपोनिन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो एक्टिन है, ठीक है। इसी वजह से थिन के साथ अक्सर एक्टिन लिखा जाता है। तो थिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं बच्चों ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसके जरिए? प्रोटीन डिस्क के जरिए। और जो मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? जी लाइंस बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एक बच्चों ये थिन एक्टिन फिलामेंट है और एक ये थिन एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे बच्चों एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये एक प्रोटीन डिस्क है और बच्चों जितने भी प्रोटीन डिस्क हैं ये आपस में मिलकर जो है वो जी लाइन बनाती हैं। उसके बाद बच्चों सार्कोमेर क्या होता है? ध्यान से समझना है बच्चों, दो जी लाइंस के दरमियान ये जो फासला है, यहाँ पे देखें बच्चों एक जी लाइन ये है और एक जी लाइन ये है, ठीक है। दो जी लाइंस के दरमियान बच्चों ये जो फासला होता है, ठीक है, इसको हम सार्कोमेर का नाम देते हैं। हम कहते हैं बच्चों दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल की वो इकाई है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखें बच्चों जब मेरा हाथ देखें इस तरह से मसल रिलैक्स है, अब मसल क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया।
अब वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, इसके अंदर जो सबसे छोटी चीज है ना, जो सबसे छोटी इकाई है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के अमल को परफॉर्म करती है, वो है सार्कोमेयर। वो क्या है स्टूडेंट? सार्कोमेयर। अभी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको भी हम आगे देखेंगे। तो अभी आपने बच्चों इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सार्कोमेयर क्या होता है? द सेक्शन बिटवीन टू जी लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमेयर। बच्चों यहाँ पे देखें, दो जी लाइंस के दरमियान, एक जी लाइन आपको ये नजर आ रही है और दूसरी जी लाइन बच्चों आपको ये नजर आ रही है। इन दोनों के दरमियान बच्चों जो हिस्सा है इसको हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये लाइन आपने याद रखनी है, इसको चाहे रट लें। सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखनी है कि सार्कोमेयर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है वो आप इस चीजों को जो है वो दोबारा से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि मैं इसको दोबारा चीजों को रिपीट कर रहा हूँ कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे डार्क बैंड ए बैंड के अंदर मौजूद होते हैं। थिन फिलामेंट्स बच्चों सारे के सारे लाइट बैंड के अंदर होते हैं और उनका कुछ हिस्सा जो है वो डार्क बैंड के अंदर मौजूद थिक फिलामेंट्स के साथ क्या करता है बच्चों? ओवरलैप करता है। ठीक है, एक तो बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात बच्चों मैंने आपको ये बताई कि लाइट बैंड के अंदर बच्चों, यहाँ पे लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रोटीन डिस्क होती हैं। ये प्रोटीन डिस्क क्या करती हैं बच्चों? इस साइड पर मौजूद थिन एक्टिन फिलामेंट्स और इस साइड पर मौजूद थिन एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। अब बच्चों जब ये प्रोटीन डिस्क आपस में मिलती हैं तो इसको हम जी लाइन कहते हैं। और बच्चों दो जी लाइंस के दरमियान के अंदर जो सेक्शन मौजूद होता है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर हम कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की सबसे छोटी इकाई है वो सार्कोमेयर है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ए बैंड देखें, ए बैंड के हवाले से उसने लिखा हुआ है विद इन अ सार्कोमेयर। बच्चों एक सार्कोमेयर के अंदर, एक सार्कोमेयर से क्या मुराद है बच्चों? ये आपको जो हिस्सा नजर आ रहा है इस जी लाइन और इस जी लाइन के दरमियान में जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये सार्कोमेयर है। अब जो एक सार्कोमेयर के अंदर जो थिन फिलामेंट्स हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होते हैं फैले हुए होते हैं फ्रॉम जी लाइन, जी लाइन से टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सार्कोमेयर है। ये वाला हिस्सा जो बच्चों आपको जो नजर आ रहा है दिस इज द सार्कोमेयर। अब देखेंगे सार्कोमेयर को उसने नीचे जो है वो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा करके दिखा दी है। अब बच्चों यहाँ पे जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं ना बच्चों, ये हैं थिन फिलामेंट्स। तो थिन फिलामेंट्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं? ये जी लाइन से निकलते हैं, जी लाइन से एक्सटेंड होते हैं और कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर है बच्चों। अब ये वाला क्या है? सेंटर है। तो यहाँ से थिन फिलामेंट्स निकलते हैं और सेंटर की तरफ आते हैं। ठीक है, एक्सटेंड टुवर्ड्स द सेंटर। आगे देखें, वेयर दे ओवरलैप विथ थिक फिलामेंट्स, जहां पर बच्चों क्या करते हैं? ये थिक फिलामेंट्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो बच्चों ऊपर वाले जो हैं वो थिक फिलामेंट्स हैं और नीचे वाले जो हैं बच्चों ये क्या हैं? ये थिन फिलामेंट्स हैं। अब बच्चों होता क्या है, ये एक सार्कोमेयर के अंदर ये जो थिन फिलामेंट्स हैं बच्चों, ये जी लाइन से निकलते हैं सेंटर की तरफ और वो बच्चों डार्क बैंड के अंदर मौजूद जो थिक फिलामेंट्स हैं इनके साथ जो है वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक और आपने चीज याद रखनी, एज बैंड क्या होता है बच्चों? देयर इज द लाइटर सेंट्रल रीजन कॉल्ड द एज बैंड वेयर नो ओवरलैप अकर्स। बच्चों होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना बच्चों, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो ये बच्चों ए बैंड है। ए बैंड से मुराद क्या है? डार्क बैंड है। अब बच्चों डार्क बैंड के अंदर होता क्या है कि इन पॉइंट्स तक तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है बच्चों? ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो क्या आ रहे हैं? वो थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं। अब बच्चों डार्क बैंड के अंदर थिक फिलामेंट्स का वो हिस्सा, अब ये थिक फिलामेंट्स हैं। अब जो थिक फिलामेंट्स का वो हिस्सा जो कि थिन फिलामेंट्स के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता, ठीक है बच्चों, इस हिस्से को हम नाम देते हैं एच जोन। किसका नाम देते हैं बच्चों? एच जोन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना बच्चों, जब यहाँ से लाइट को पास किया जाएगा ना, पोलराइज लाइट को, तो वो लाइट यहाँ से सीधी गुजर जाती है क्योंकि इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे डार्क बैंड के अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा। अब बच्चों इसी वजह से यहाँ से लाइट नहीं गुजरती और जिसको हम एन आइसोट्रोपिक बैंड का नाम देते हैं। लेकिन बच्चों होता क्या है, एन आइसोट्रोपिक बैंड के सेंटर में जहां पे बच्चों थिन फिलामेंट्स मौजूद नहीं होते, यहाँ पे भी बच्चों लाइट सीधी गुजर जाती है। यहाँ से बच्चों जो लाइट जो है वो सीधी गुजरती है ना, तो यहाँ से डार्क बैंड के सेंटर से हमें थोड़ा सा ब्राइट पोर्शन नजर आता है। जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं ना तो डार्क बैंड के सेंटर में हमें थोड़ा सा ब्राइट पोर्शन नजर आता है। अब बच्चों उस ब्राइट पोर्शन को हम नाम देते हैं एज जोन। बच्चों जो एज जोन है ना, ये एज निकला है हैले से। हैले का मतलब होता है ब्राइट। किस क्या मतलब होता है बच्चों? ब्राइट। तो एज जोन क्या है बच्चों? ये ब्राइट जोन है जो कि डार्क बैंड के सेंटर के अंदर मौजूद होता है। और ये मौजूद क्यों होता है बच्चों? ये मौजूद इस वजह से होता है क्योंकि डार्क बैंड के अंदर आमतौर पर क्या हो रहा है, जो थिक फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो बच्चों वो क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन वो हिस्सा थिक फिलामेंट्स का जो कि थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप नहीं करता बच्चों, उस हिस्से को हम एज जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एज जोन का नाम देते हैं। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ पे इसकी समझ आ गई होगी। एज जोन क्या होता है बच्चों? ये डार्क बैंड या ए बैंड के सेंटर के अंदर वो हिस्सा होता है जहां पे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग
नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एम लाइन। एम लाइन क्या होती है बच्चों? ये बच्चों ऐसी लाइन है जो कि डार्क बैंड के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होती है। अब बच्चों एक लाइन होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है बच्चों? ये जो थिक फिलामेंट्स है ना, इनको आपस में बाइंड करने का काम करती है, ठीक है। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये बच्चों इन लाइंस को क्या करती है? आपस में जोड़ने का काम करती है, बाइंड करने का काम करती है, ये वाली लाइन। तो बच्चों इस लाइन को हम नाम देते हैं एम लाइन। एम का मतलब होता है मिड लाइन, ये दरमियान में मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, द सेंटर ऑफ द एज बैंड, जो एज बैंड का सेंटर है बच्चों, इसके पास क्या होती है? एक डार्क लाइन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। अब बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया कि डार्क बैंड जो है बच्चों, यहाँ पे इसका वो हिस्सा जो कि थिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप करता है, यहाँ से लाइट नहीं गुजरती और ये डार्क है। लेकिन इसके सेंटर में बच्चों ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से देखें आपको ऊपर अगर नजर आए तो यहाँ से ये वाला हिस्सा है जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर से बच्चों लाइट क्या हो जाती है? गुजर जाती है। तो ये वाला हिस्सा जो है बच्चों आपको ब्राइट नजर आता है। लेकिन बच्चों इस ब्राइट हिस्से को फिर आप एज जोन का नाम देते हैं। फिर बच्चों इस एज जोन के सेंटर में बच्चों एक लाइन होती है जो कि डार्क होती है। क्यों डार्क होती है बच्चों? क्योंकि ये एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और इस प्रोटीन से लाइट नहीं गुजरती, ठीक है। तो अब ये जो डार्क लाइन है ना बच्चों, जो कि सेंटर में मौजूद होती है और ये सारे थिक फिलामेंट्स को आपस में बाइंड करके रखती है, इसको हम नाम देते हैं एम लाइन का, ठीक है। तो जो सेंटर है बच्चों एज बैंड का, इसके अंदर एक डार्क लाइन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं, विच हेल्प स्टेबलाइज द थिक फिलामेंट्स, जो कि थिक फिलामेंट्स को बच्चों स्टेबलाइज करने में, उसको मतवाजुन रखने में, उसको स्टेबल रखने में जो है वो मदद देती है, ठीक है। आप बच्चों इसको यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो दो पिक्चर्स शो हो रही हैं। अब बच्चों असल में जो एक पिक्चर है ना, ये है तब जब हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं। ये क्या है बच्चों? तब की पिक्चर जब हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। और बच्चों जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ना, तो सार्कोमेर के अंदर ये वाली तब्दीलियां होती हैं। सार्कोमेर के अंदर बच्चों ये सारी तब्दीलियां जो हैं वो हो रही होती हैं, ठीक है। अब बच्चों सार्कोमेर के अंदर ये तब्दीलियां कैसे होती हैं, इसकी जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अलबत्ता मैं आपको कुछ चीजें जो है उसके हवाले से आगे जरूर बता दूंगा। बच्चों देखें आगे है मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से इसने वही बात लिखी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। बच्चों वो कहता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक, तो फिर क्या होता है? द थिन फिलामेंट्स स्लाइड डीपर इनटू द ए बैंड। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये मसल रिलैक्स है। बच्चों जब मसल रिलैक्स है, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं थिक फिलामेंट्स हैं। बच्चों ये आपको नजर आ रही है प्रोटीन डिस्क हैं जो कि जी लाइन बना रही हैं, ये थिन फिलामेंट्स हैं। अब बच्चों होता क्या है कि जो थिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं डीपर गहराई में इनटू द ए बैंड। ए बैंड की गहराई में मूव करती हैं। यहाँ पे देखें बच्चों जो आपको नजर आ रहा है ना, ये थिन फिलामेंट्स, ये क्या करती हैं बच्चों? ए बैंड की डीप मूव करेंगी, ठीक है। जब बच्चों ये क्या करती हैं? ए बैंड के डीप में मूव करती हैं, तो फिर क्या होता है? एज बैंड जो है एंड आई बैंड वो नैरो हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो तंग हो जाता है। यहाँ पे देखें बच्चों एज जोन जो है वो यहाँ पे बड़ा था, आपको बड़ा नजर आ रहा है। और यहाँ पे आई बैंड देखें वो भी आपको जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे आई बैंड आपको बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन बच्चों जब ये थिन फिलामेंट्स जो हैं इस तरह से स्लाइड करेंगी और ये बच्चों इसके अंदर मजीद ओवरलैप कर जाएंगी थिक फिलामेंट्स के साथ, तो इससे होगा क्या बच्चों? इससे होगा ये कि जो आई बैंड था वो भी शॉर्ट हो जाएगा और जो एज जोन था वो भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और बच्चों ये होगा कब? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब मसल क्या करेगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो असल में मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जिस इंडिविजुअल यूनिट के अंदर हो रही होती है उसे हम सार्कोमेर कहते हैं। सार्कोमेर के अंदर कैसे होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन? कि जो थिन फिलामेंट्स है बच्चों, ये थिक फिलामेंट्स के साथ ज्यादा ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं? ये डार्क बैंड के सेंटर की तरफ स्लाइड करते हैं। जब ये सेंटर की तरफ स्लाइड करते हैं तो बच्चों इससे मजीद ओवरलैप करते हैं और मजीद ओवरलैपिंग के नतीजा में एज जोन और आई जोन जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और बच्चों यहाँ पे जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या है इसको जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसकी जो तफसील है वो हम देखेंगे। बच्चों यहाँ पे आखिर से जो है वो कुछ चीजें देख लेते हैं। बच्चों बायोकेमिस्ट्री है मायोफिलामेंट्स की। मायोफिलामेंट्स की बच्चों बायोकेमिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले बच्चों देखें थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। बच्चों इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन देखें। थिक फिलामेंट्स जो है बच्चों इसका डायमीटर जो है वो 16 नैनोमीटर होता है। थिक फिलामेंट्स आर अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसको कहते हैं मायोसिन प्रोटीन्स। दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन्स। तो आपने इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से याद रखना है। थिक फिलामेंट्स जो है बच्चों इनका डायमीटर कितना होता है? 16 नैनोमीटर। और ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब बच्चों मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें ईच मायोसिन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ टू इंटरवाइंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंटरवाइंड का मतलब होता है बच्चों आपस में मिली हुई। यहाँ पे देखें बच्चों एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपको नजर आ रही है, और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये बच्चों दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये आपस में इस तरह से मिली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बच्चों पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या मुराद है? ऐसी चेन जिसके अंदर कई सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो बच्चों जब दो
कई सारे अमीनो एसिड से मिली हुई चेन्स, जिसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं, जब वो एक दूसरे के गिर्द मिलेंगी तो बच्चों मिलकर जो है वो टेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टेल बनाती हैं। और इसके एंड पे बच्चों दो ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर मतलब ग्लोब की तरह के गोल जो हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम कहते हैं हेड्स। क्या कहते हैं बच्चों? हेड कहते हैं। हर मायोसिन प्रोटीन के अंदर बच्चों क्या होता है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं? एक टेल बनाती हैं, और उसके एंड पे बच्चों, उसके किनारे के ऊपर जो है वो ग्लोब्यूलर हेड होता है, गोल हेड जो है वो मौजूद होता है। अब बच्चों ये वाले जो हेड्स है ना, ये थिक फिलामेंट्स के अंदर जो है इससे बाहर निकले होते हैं, जबकि थिक फिलामेंट के अंदर जो चीज मौजूद होती है वो इस मायोसिन प्रोटीन की टेल होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, वो लिखते हैं दीज मायोसिन हेड्स एक्सटेंड फ्रॉम द थिक फिलामेंट्स। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ना, थिक फिलामेंट। अब बच्चों जो थिक फिलामेंट है इसके अंदर देखें जो आपको उभरी हुई चीजें नजर आ रही हैं, ये असल में कुछ और नहीं है बल्कि ये मायोसिन के हेड्स हैं। जबकि जो मायोसिन की टेल्स है ना बच्चों, वो इसी थिक फिलामेंट के अंदर मौजूद है। ये जो आपको इसका सेंटर नजर आ रहा है थिक फिलामेंट का, ये मायोसिन की टेल से ऊपर मुश्तमिल है, और जो मायोसिन के हेड्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, तो मायोसिन हेड्स जो हैं बच्चों एक्सटेंड, वो बाहर निकलते हैं फ्रॉम द थिक फिलामेंट्स एंड कनेक्ट टू एक्टिन। और बच्चों ये जो थिन फिलामेंट के अंदर एक प्रोटीन होती है ना एक्टिन, उसके साथ बाइंड करते हैं। अब बच्चों जब ये इस एक्टिन के साथ बाइंड करेगा ना, फिर बच्चों उन एक्टिन को फिर ये अंदर की तरफ खींचेगा। जब वो अंदर की तरफ खींचेंगे तो मसल क्या कर जाएगा बच्चों? मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो मायोसिन के हेड्स हैं थिक फिलामेंट से बाहर की तरफ निकलते हैं और एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। कब? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रही होती है। बच्चों कैसे अटैच होते हैं, इसका मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर के अंदर जो है उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ पे जब ये हेड्स जो हैं ये थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसको अंदर की तरफ स्लाइड करवाते हैं। जब अंदर की तरफ उसको खींचते हैं तो थिन फिलामेंट्स बच्चों होता क्या है, थिक फिलामेंट्स के साथ मजीद ओवरलैप करती हैं, जिसके नतीजा में जो एच जोन है ये शॉर्ट हो जाता है, और आई जोन भी क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। यहाँ पे बच्चों आप इसको मजीद देख सकते हैं, एक थिक फिलामेंट को यहाँ पे देखें बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये जो बच्चों आपको नजर आ रहे हैं असल में मायोसिन के हेड्स हैं, और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है बच्चों, ये असल में जो है मायोसिन की टेल से मिलकर जो है ये बनी हुई है स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बच्चों थिन फिलामेंट्स देखते हैं। थिन फिलामेंट्स बच्चों नाम से जाहिर है कि ये बारीक होते हैं। थिक फिलामेंट्स का डायमीटर कितना था? 16 नैनोमीटर, और थिन फिलामेंट्स का डायमीटर होता है 7 to 8 नैनोमीटर। तो ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। थिन फिलामेंट्स जो हैं बच्चों, ये थिन मायोफिलामेंट्स, ये 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। उसके बाद बच्चों इसकी कंपोजिशन के तीन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एक्टिन को हमने पहले पढ़ लिया बच्चों, एक प्रोटीन होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है ट्रोपोनिन। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे आपने इसको दोबारा देख लेना है। तीन प्रोटीन हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब जो इसकी डिटेल जो है हम देख लेते हैं। बच्चों होता क्या है, सबसे पहले ना एक्टिन की दो चेन्स होती हैं, दोनों चेन्स एक दूसरे के गिर्द लिपटती हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, एक्टिन की दो चेन्स हैं, दोनों चेन्स एक दूसरे के गिर्द लिपटती हैं। जब बच्चों ये लिपट जाती है ना, तो उसके ऊपर दूसरी प्रोटीन जो कि है ट्रोपोमायोसिन, बच्चों उसकी दो चेन्स जो हैं वो उसके ऊपर मजीद लिपटती हैं। जब वो लिपटती हैं तो एक्टिन की दो चेन्स जो हैं वो मजीद सख्त हो जाती हैं, मजीद स्टिफ हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर तीसरे नंबर वाली जो प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। तो जो ट्रोपोनिन है ना, ये तीन पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनती है। ट्रोपोनिन कितने पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बनती है? तीन पॉलीपेप्टाइड के मिलने से बनती है, जो आपको नजर आ रहा है, एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर के। तीन जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स असल में मिलकर क्या बना रही हैं? ट्रोपोनिन बना रही हैं। और फिर बच्चों जो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसको हम ट्रोपोनिन का नाम दे रहे हैं, ये बच्चों फिर इसके ऊपर बाकायदगी से एक रेगुलर पैटर्न के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, हम इसको देख लेते हैं। कोर इज मेड ऑफ टू ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन। बच्चों जो थिन फिलामेंट का कोर है, कोर कहते हैं सेंटर को, ये बच्चों किससे मिलकर बना होता है? यहाँ पे देखें, ये एक्टिन है बच्चों, जो असल में ये क्या है, ये जो है ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट का जो कोर है, जो सेंटर है, वो एक्टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, और एक्टिन के कितनी चेन्स होती हैं? दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन। ट्विस्टेड का मतलब होता है एक दूसरे के लिपटे हुए जो हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं एक्टिन के। एक्टिन बच्चों जो है वो एक प्रोटीन है। क्या है बच्चों? प्रोटीन है, तो आपने इसको जो है वो ज़हन में रखना है। अब बच्चों ये जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। अगर हम इसके पूरे धागे की बात करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं फिलामेंटियस एक्टिन। लेकिन अगर हम इसके सिर्फ एक हिस्से की बात करते हैं, जिसको जो है वो हम ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इसको भी सुन लें, जो है आपको हो सकता है कैंडिडेट टेस्ट के अंदर ये चीज काम आ जाए। उसके बाद बच्चों देखें ट्रोपोमायोसिन। अब कोर को जो है वो एक्टिन की दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। अब उसके ऊपर बच्चों टू स्ट्रैंड्स होते हैं एक और प्रोटीन के, जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। टू स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रैप अबाउट एक्टिन कोर एंड स्टिफन इट। अब जो ट्रोपोमायोसिन के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये एक्टिन का जो कोर है इसके गिर्द लिपटते हैं और इसको जो है वो मजीद स्टिफ कर देते हैं, मजीद सख्त कर देते हैं। ठीक है, अब जो होता क्या है, इन अ रिलैक्स मसल फाइबर, जब जो मसल फाइबर रिलैक्स होता है, जिस तरह मेरा मसल जो है वो रिलैक्स है, अब इस रिलैक्स कंडीशन के अंदर होता क्या है बच्चों, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स जो हैं, जो दे ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। बच्चों इसका क्या मतलब है,
ध्यान दें बच्चों बच्चों इधर मैं आपको इस डायग्राम से जो है अगर इस चीज को दोबारा दिखाऊं तो बच्चों होता ये है कि जो थिक फिलामेंट है ना, इसके अंदर ये जो मायोसिन के हेड्स बाहर निकले हुए हैं, अब बच्चों इन हेड्स ने थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन के साथ अटैच होना है। अब एक्टिन की बच्चों वो जगह जहां पे मायोसिन के हेड्स आकर अटैच होंगे उसको हम कहते हैं कि ये मायोसिन के हेड्स की बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन के हेड की जुड़ने वाली जगह है। अब बच्चों जब मायोसिन के हेड उस जगह के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो फिर ये क्या करेंगे, ये इन थिन फिलामेंट्स को बच्चों सेंटर की तरफ खींच लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेंटर की तरफ खींच लेंगे। अब नॉर्मली जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं होता तो बच्चों उन बाइंडिंग साइड्स को जो कि एक्टिन के अंदर मौजूद होती हैं उसको ट्रोपोमायोसिन ढांप के रखती है, कवर करके रखती है, ताकि कहीं ये जो हेड्स हैं उसके साथ जाकर अटैच ना हो जाए और मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये बात उससे लिखी हुई है। वो जब मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो कहता है कि जब एक रिलैक्स स्टेट के अंदर मसल फाइबर होता है तो वो मायोसिन की बाइंडिंग साइड्स को एक्टिन के ऊपर जो है वो ढांप के रखता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो तीसरी नंबर पे प्रोटीन है वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है बच्चों ये मायोफिलामेंट्स के ऊपर जो है वो रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि बाकायदा वक्फों के साथ जो है उसके ऊपर मौजूद होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, बाकायदा वक्फों के साथ जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बाकायदा वक्फों के साथ इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्या होती है, वो मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे देखें, आगे जो है हम इसको मजीद देखते हैं। ट्रोपोनिन को बच्चों ये 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है। कौन कौन से 3 पॉलीपेप्टाइड हैं बच्चों, अब आपकी बुक के अंदर ना इसके नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आप लोगों को बच्चों इसके नाम जो है वो बता देता हूँ। बच्चों ट्रोपोनिन जो है ना वो 3 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं TNC, ट्रोपोनिन सी। एक को हम कहते हैं ट्रोपोनिन आई। एक को हम कहते हैं ट्रोपोनिन टी। तो आपने याद रख लेना, इसको बुक के ऊपर लिख लें। ट्रोपोनिन 3 तरह के है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। अब देखिए बच्चों, जो ट्रोपोनिन सी है ना, अब सी से याद रखें, सी से कैल्शियम बनता है, तो ट्रोपोनिन सी जो है कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी। इस तरह बच्चों जो ट्रोपोनिन टी है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है। किसके साथ बाइंड करती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। और बच्चों जो ट्रोपोनिन आई है ये बच्चों बाइंड करती है एक्टिन के साथ। अब बच्चों इसको हम आई क्यों लिखते हैं, इसको हम ए क्यों नहीं लिखते हैं। बच्चों जो ट्रोपोनिन आई है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 1 पॉलीपेप्टाइड इज इनहिबिटरी। ट्रोपोनिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, TNC, TNI, TNT। अब बच्चों उनमें से जो एक पॉलीपेप्टाइड है वो इनहिबिटरी है, वो कौन सा है बच्चों, वो है TNI। अब बच्चों इसे इनहिबिटरी क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो है ये ट्रोपोमायोसिन की मदद करता है कि वो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स है ना जिसके साथ मायोसिन के हेड्स ने जाकर अटैच होना है उसको कवर करके रखे। ठीक है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये थिक फिलामेंट के अंदर जो मायोसिन के हेड्स होते हैं उनकी और एक्टिन की आपस में जो बाइंडिंग साइड्स हैं उनको मिलने नहीं देते, जिसके नतीजा में मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है। ठीक है, तो ये बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखते हैं, रोक कर रखता है, इसी वजह से इसको जो है वो इनहिबिटरी कहा जाता है। ठीक है, और ये बच्चों किसके साथ बाइंड करता है, एक्टिन के साथ बाइंड करता है। दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड है बच्चों ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है और उसको अपनी जगह पे रखती है। तीसरी पॉलीपेप्टाइड जो है बच्चों कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करती है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि जब कैल्शियम आयंस आते हैं ना तो फिर इस ट्रोपोनिन की पोजीशन जो है वो चेंज होती है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब कैल्शियम आयन आते कब हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चों इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें, मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल भी रखा हुआ है। ट्रोपोमायोसिन बच्चों जो ट्रोपोनिन है वो बच्चों ये 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं ट्रोपोनिन सी, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने लिख लेना है, एंटी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोनिन आई और बच्चों ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन सी जो है बच्चों कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, ट्रोपोनिन आई बच्चों किसके साथ बाइंड करती है, ये बाइंड करती है एक्टिन के साथ। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो लास्ट पे है ट्रोपोनिन टी जो है ये किसके साथ बाइंड करती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है वो बाइंड करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों अगर आपको यहाँ तक किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगले लेक्चर को बच्चों समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगले लेक्चर को सुनना तब है जब आपको इस सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।